देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे साथ उपस्थित हैं अभी पीसीएस में जिन्होंने अपना एक स्थान प्राप्त किया है और उनके संघर्षों की कहानी भी आपसे हम रूबरू कराएंगे। आपका परिचय है मनीष सिंह। आप रहने वाले हैं आजमगढ़ जिले के विकास खंड मार्टिनगंज के अंतर्गत सुंदरपुर कौथौली आपका गांव है और आपने वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के लिए आपका चयन हुआ है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। आप अपना परिचय एक बार खुद दें कि आपने कौन सी परीक्षा पास किया है। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं ग्राम सुंदरपुर कैथोली का रहने वाला हूँ। अभी हमारा चयन 2020 पीसीएस में वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है। तो ये आपने लगभग पीसीएस की तैयारी का कितना समय गुजारा होगा जब आपने तय किया कि मैं पीसीएस की तैयारी करूंगा, और ये रिजल्ट लाने में कितना समय लग गया? 2006 में हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से में कंप्लीट हुआ। किस विषय से? प्राचीन इतिहास से। उसके बाद हम दिल्ली गए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। तो 2009 में हम पहली बार अपीयर हुए सिविल सर्विसेज एग्जाम पीसीएस प्री। हमारा पहली बार 2009 में प्री क्लियर हुआ। लेकिन फिर हम तैयारी किए 1-2 साल, नया पैटर्न बदला, सीसेट आया तो हमारा प्री बाधित हुआ। फिर हम 2015 में मेंस कंटिन्यू दे रहे थे। 2016 में हमने पहली बार पीसीएस का इंटरव्यू दिया। फिर दूसरी बार हमें 2017 में भी इंटरव्यू देने का मौका मिला। यह 2020 में हमारा पीसीएस का तीसरा इंटरव्यू था, जिसमें हमारा अंतिम रूप से चयन हुआ। तीसरे इंटरव्यू में आपने? हाँ, तीसरे इंटरव्यू में हमारा चयन प्राप्त किया। आपको क्या लग रहा था इस चयन प्रक्रिया में? आपका मनोबल क्या लगता था कि जो परिस्थितियां हैं पूरे देश प्रदेश की, तरह तरह की बातें होती हैं कि किस तरह से चयन होता है, नहीं होता है, क्या होता है, तो क्या लग रहा था आपको? नहीं, हम तैयारी इसीलिए करने गए थे कि हमें अपने परिश्रम पर भरोसा है। ज़्यादा हम फल पर नहीं विश्वास। हमें ये था कि हम अपनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे और परिणाम चाहे जो भी हो, और हम उसी पर कायम रहें। आज हम उस पर हमारा चयन हुआ है। तो आप अपनी पढ़ाई में कोचिंग वगैरह की काफ़ी मदद लिए होंगे, क्या किए होंगे? कोचिंग हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं, कुछ जीएस का पार्ट जो है कि हम दिल्ली जब गए थे तब किए। बाकी सब्जेक्ट हम सेल्फ स्टडी किए हैं। सब्जेक्ट की कोचिंग हम कहीं नहीं लिए। आपने प्री तैयारी का समय इलाहाबाद में ही ज़्यादा? करीब 6 साल हमने दिल्ली में दिया है समय, और 7-8 साल हम इलाहाबाद में हैं। आप अपने जैसे प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या सलाह है? हमारी एक ही सलाह है कि जब आप तैयारी करिए और सब भूल जाइए, अपने पे विश्वास रखिए, अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए। ये मत देखिए कि हमारा चयन होगा कि नहीं होगा, समाज क्या कहेगा, घर परिवार क्या बोलेगा अगर चयन नहीं होगा। अपना परिश्रम करिए, ईश्वर की तरफ से सफलता अवश्य मिलेगी। परिश्रम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। एक चीज़ देखा जाता है, कई बार लोग बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और किसी कारण से अगर सफल नहीं हो पाते तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सहजता से अपने जीवन को ठीक ढंग से चला पाते हैं। अक्सर वो असहज हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जहाँ तक हमें लगा, लोग सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर हमारा चयन नहीं होगा तो हम समाज में कैसे जाएंगे, अपने परिवार में कैसे जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो जो तैयारी करता है उसके जीवन में बहुत से अनुभव हैं। अगर नहीं अंतिम रूप से चयन हुआ तो कोई दूसरा भी कार्य कर सकता है। जितना अपने जीवन में अनुभव ज्ञान प्राप्त किया, अगर दूसरे क्षेत्र में भी अनुभव लगाए, वहाँ भी उसे सफलता मिलेगी। तो बाकी समाज क्या बोल रहा है, घर परिवार क्या बोलेगा, पास पड़ोस क्या बोलेगा, उससे व्यक्ति को चिंतित नहीं होना चाहिए। अपना परिश्रम करे और अपने अनुभव को कहीं दूसरे भी क्षेत्र में अगर अवसर मिल रहा है तो उसको वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। समाज जीवन में विकल्पों की कमी नहीं है। उन्हें चाहिए कि जहाँ जैसी परिस्थिति आती है उसी अनुसार नए विकल्पों की तलाश करें और उस पर चल करके दिखाएं। जहाँ भी रहें वहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, जहाँ भी जाएंगे बहुत सिविल सर्विस तैयारी में बहुत ज़्यादा अनुभव व्यक्ति को मिलता है। तरह तरह के अनुभव मिलते हैं, कई तरह के असफलताएँ मिलती हैं, फिर वो अपना प्रयास करते हैं। तो चाहेंगे तो हर क्षेत्र में सफल होंगे। कोई जरूरी नहीं कि अगर किसी का नहीं चयन हुआ तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? हमारी 38 तो काफ़ी समय लगा आपको इस समय लगा प्रयास परिणाम तक ले जाने में। जब हम तैयारी किए तो हमें करीब 3 बार परीक्षा में पैटर्न
मतलब बदला हुआ परीक्षा में। एक बार सब्जेक्ट में चेंज हुआ, दूसरी बार जीएस में चेंज हुआ, फिर एक बार सी सेट हटा। तो हमने मतलब जितने भी परिवर्तन हुए सिविल सर्विसेज के, वो हमारे ही समय तैयारी के दरमियान ही हुए, इसलिए कहीं न कहीं समय लगा हमें, और नहीं पहले ही चयन हो जाता। आपने अपने लक्ष्य को एक दृढ़ता से तय किया था कि हम बीच के समझौतों में नहीं जाएंगे, और नहीं, हमारा पूरी तरह से हम इसी पे लक्ष्य केंद्रित है कि हमें सिविल सर्विसेज में सेवा में चयन लेना है, चाहे उसके लिए जो भी हो हम अंतिम रूप से चयन होकर ही दिखाएंगे। तो आज के समय में जो आपके अनुभव, उस हिसाब से लोगों को तैयारी अगर करना हो तो दिल्ली बेहतर है कि इलाहाबाद बेहतर है, क्या ठीक है? कुछ समय के लिए दिल्ली रहना ज़रूरी है। अगर 2 साल दिल्ली समय निकल जाए, तैयारी वहाँ मिल जाए मौका, तो चीज़ें और आसानी से हो सकती हैं। बाकी इलाहाबाद भी अच्छा है पढ़ाई के लिए, लेकिन 2 साल दिल्ली जाना हमारे हिसाब से ज़रूरी है। पहले यहाँ के लोग ज़्यादातर केवल इलाहाबाद को ही केंद्रित रख करके अपनी बात सोचते थे, लेकिन अब दिल्ली का भी इलाहाबाद सेंटर था दिल्ली पढ़ाई का, लेकिन अब नए में सेंटर दिल्ली सबसे बड़ा सेंटर है। जितनी भी अच्छी कोचिंग हैं सिविल सर्विसेज की, अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी है तो दिल्ली जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। हिंदी मीडियम में इलाहाबाद में कोचिंग है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की इलाहाबाद में कोचिंग बहुत अच्छी। तो आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं? अभी हम अविवाहित हैं। तो आप एक पीसीएस अधिकारी के रूप में अब निकल करके आए हैं, समाज में इसको एक खास तौर से सम्मान और स्थान मिलता है। तो आपकी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्राथमिकता होगी? आप कैसा जीवन साथी चाहेंगे? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारी अभी तो यही प्राथमिकता है कि हम कोई सिविल सरकारी सेवा या कोई प्राइवेट सेवा जो भी हो, उसी से हम शादी करेंगे। यही हमारा जो सेवारत हो, हाँ, पढ़ी लिखी हो। हाँ। तो आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आपके ये जो सफलता है, एक साधारण से छोटे से गांव में रह करके और यहीं के विद्यालयों में पढ़ना, कहाँ आपने प्राइमरी कहाँ से पढ़ा? प्राइमरी अपने गांव से प्राथमिक विद्यालय से सुंदरपुर से। अच्छा, उसके बाद 6 से 8 तक हमारी पढ़ाई जो है जूनियर हाई स्कूल सोहली से हुई है। फिर 9वीं 10वीं की पढ़ाई एक लखना खुर्द ग्राम है, वहाँ से हुई है। 11वीं 12वीं की पढ़ाई हमारी केवी इंटर कॉलेज मार्टिनगंज से हुई है। BA में हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है, और BEd की डिग्री हमने मेरठ विश्वविद्यालय से हासिल की है। तो आपको इस दिशा में सोचने का, निर्णय लेने का, दृढ़ होने का कैसे मन में आया? किसको श्रेय देना चाहेंगे? कैसे इस दिशा में? पूरे परिवार के अंदर में हमारे बड़े भाई जो विमल सिंह हैं, पत्रकार हैं, वो हमें दिल्ली ले गए, वहाँ संकल्प कोचिंग में एडमिशन कराए। वहाँ छात्रावास में वहाँ हम रहे, वहाँ हमें सिविल सर्विस से तैयारी करने का जो एक बेहतर विकल्प जो है दिल्ली में, वहाँ हमें वो अवसर प्रदान किया। आपके परिवार में रामावत सिंह जी का बड़ा नाम है, वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अपने ढंग के जीवट वाले व्यक्ति माने जाते हैं। तमाम ऐसे आयोजन भी करते हैं, प्रतिभाओं को निखारने का लगातार काम करते हैं। और उनको बताया जाता है कि आपके पिता तो हैं ही, गुरु भी हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, दर्शकों से? मेरे पिताजी हमारे बहुत ही परिश्रमी। शिक्षा अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो पिताजी वो नहीं देखेंगे, उसको मतलब साहस प्रदान करेंगे। आप पढ़ाई करिए, परिणाम पे मत जाइए, आप पढ़ाई करते रहिए, अपनी ईमानदारी से करिए, परिश्रम करिए, फल पे एकदम मत सोचिए। तो पिताजी के साथ जो भी विद्यार्थी जुड़े, जो ईमानदारी से जुड़े, आज वो कहीं न कहीं अपने जीवन में सफल रूप से चयनित हैं, या जहाँ भी हैं वो संस्कारित हैं। ये पिताजी का हमारी बहुत बड़ा योगदान है। उनका पूरा जीवन एक संदेश की तरह से है। सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार के वो एक प्रतिमूर्ति हैं। उनको सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, सम्मान करते हैं। आज जो IAS PCS टॉपर निकले हैं, कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिभा को, ब्रेन को, उनकी क्षमता को कैसे लोकहित में समायोजित किया जाए, क्योंकि एक बड़ा सवालिया निशान बन के उभर गया है और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये तेज मस्तिष्क वाले समाज हित में कुछ करते हैं, कि केवल ऐसी ही चीज़ें आजकल ज़्यादा समझ में आ रही हैं कि बड़े बड़े IAS जो कहने को अपने टॉपर थे, अच्छे थे, उन लोगों ने अपने कार्यों से जेल में जाकर के सड़ने की जो एक कहानी पैदा किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ उदाहरण हैं जो सिविल सर्जन को भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन हम देखेंगे पूरी नौकरशाही को हम 1 2 4 उदाहरण देखकर उस पर आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी लोग सिविल सेवा में जाएं, वह जो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं और जो वंचित हैं, उनकी तरफ जो है कि विशेष ध्यान देना चाहिए। भाई हम सेवा के भाव से जा रहे हैं, सिविल सर्जन हम सेवा के लिए जा रहे हैं, तो हम अपने तरफ से भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी योजनाएँ, सरकारी योजनाएँ हैं,
सभी तक पहुँचें और बराबर उनकी भागीदारी हो और कोई उससे छूटे ना। अभी आपको जो पद मिला है बड़ा ही गरिमा मंडित एक तरह से महत्वपूर्ण पद है, तो शिक्षा का विषय आपको मिला है। शिक्षा आपकी दृष्टि में, शिक्षा को अगर परिभाषित करना हो आपके ढंग से तो क्या कहेंगे? शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति एक नैतिक दृष्टि से समृद्ध हो, वह समाज के प्रति उसकी सकारात्मक सोच हो, अपने परिवार के प्रति सोच हो, देश के प्रति उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसके मन में किसी तरह की बुराई ना आए, न कोई उसके कारण जो है शिक्षित व्यक्ति के वो ऐसी शिक्षा दे कि उसे समाज में भी एक अच्छे लोग संस्कार के लोग पैदा हों। अगर आपको मौका मिले राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर शिक्षा में कुछ बदलाव की, तो आप किन चीज़ों को चिन्हित कर सकते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें शिक्षा में और जुड़े तो बेहतर होगा? कुछ इस तरह का अगर आपके मन में हो तो बताएं हमारे दर्शकों को। शिक्षा में अब जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी रूप से ऑनलाइन जो शिक्षा है, अगर ऑनलाइन शिक्षा पे जोर प्रयास किया जाएगा तो जो गांव या जो पिछड़े इलाके हैं जो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, ऑनलाइन शिक्षा से वो चीज़ें संभव हो सकेंगी। अभी तक मान लीजिए बड़े शहर हैं, वहाँ तो अच्छे टीचर या कॉलेज की उपलब्धता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी न अच्छे टीचर हैं न अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन जब ऑनलाइन शिक्षा सबको मिलेगी तो ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे जो हैं कि उस अवसर का लाभ उठाएंगे। तो हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक से शिक्षा को जोड़ा, चाहे जितने नवाचार हो, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में हो रहे हैं, उससे सबको जो है कि सब पूरे समाज को, पूरे देश को उससे परिचय कराया जाए। नॉन-मेसी कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाया जाए, ये आपके थे शब्द। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज आमतौर पर लोग मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की जो भूमिका है कहीं न कहीं उसमें गिरावट आ रही है, और जो उनके अंदर जो उनसे उम्मीदें थी, जो उनके अंदर होना चाहिए जिससे हम एक अच्छा समाज निर्माण कर सकते हैं, उसमें जो कमी आ रही है। इस संबंध में एक अच्छे शिक्षक में आप क्या महसूस करते हैं, क्या होना चाहिए और उसको कैसे मेंटेन किया जाए? शिक्षा थोड़ा नैतिक दृष्टि से बच्चों में इधर देखा गया है कि गिरावट हुई है, जो है कि आजकल उसमें पूरा हमारे परिवार या समाज सबकी कहीं गई गलती सरकार की। आजकल लोग बच्चों को देखते हैं कि बच्चों का नंबर ज़्यादा है, मार्क्स आए, लेकिन वो कोई नहीं देखता कि बच्चा नैतिक दृष्टि से भी अच्छा, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने जो आस पड़ोस सबको सम्मान दे। तो कहीं भी हमें नैतिकता का भी बढ़ावा देना होगा। बच्चा डिग्री भी हासिल करे, नंबर भी आए, लेकिन वो नैतिक दृष्टि से भी सक्षम हो, तो संस्कारित हो बच्चा। आपने हमें समय दिया, बात किया। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ खास कहना चाहते हैं तो कुछ बताएं। यही नौजवानों से ही संदेश है कि आप अपने तरफ से मेहनत करिए, परिश्रम करिए, अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए, सफलता आपको मिलेगी। अगर आप चयनित नहीं हो पा रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अपने अनुभवों को किसी अन्य क्षेत्र में भी माध्यम से जो है कि वो पूरा कर सकते हैं। यही हमारा पूरे समाज को, देश को संदेश है। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। मंजिलें खुद ही कदमबोस हुआ करती हैं, हौसला चाहिए तूफानों से टकराने का। आपने हमको समय दिया, बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि वह हिम्मत न हारें, लगातार प्रयासरत रहें और अपने मिशन की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहें। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।